नमस्कार, मैं प्रीति आर्य। मैं आज आपके लिए मालती जोशी जी की एक कहानी मुक्ति पर्व सुना रही हूँ। क्योंकि ये कहानी कुछ लंबी है, इसलिए मैं आपके लिए ये कहानी 2 भागों में सुनाऊंगी। तो प्रस्तुत है पहला भाग मुक्ति पर्व का। तो प्रस्तुत करते हैं कहानी मुक्ति पर्व। बरामदे में बैठी हुई माला जप रही थी, पर नज़र हॉल में लगी घड़ी की ओर ही थी। कान सड़क से गुजरने वाले हर गाड़ी की आहट ले रहे थे। कबीर ने शायद ऐसे ही मौक़ों के लिए लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनुआ तो दस दिस फिरे, यह तो सुमिरत नाही। ठीक ही तो कहा है, ये भी कोई जाप हुआ। मन में तो दुनिया जहान की बातें घूम रही हैं। ऐसे में माला फेरने से क्या होता है। उनकी हमजोलियाँ तो उल्टे छिड़ती भी हैं। बालों में चांदी भर गई है तुम्हारे, पर अभी मोह माया में ही मन फंसा हुआ है। ठीक कहती हैं वे, पर अम्मा जी क्या करें, किसके भरोसे छोड़ दें। जिसका है वही अगर ठीक से संभाल लेती तो रोना ही क्या था। उन्हें कोई सिर देने का कोई शौक थोड़ी ही है। अब घड़ी में 5:30 हो रहे हैं और गोवर्धन का अब तक पता नहीं है। बहू का तो इस समय घर में रहने का सवाल ही नहीं उठता। ताश की ऐसी लत लगी है कि घर द्वार का होश ही नहीं रहता। सुबह का गया पति थका मांदा शाम को लौटता है, पर बहू को न उसके चाय नाश्ते की फिक्र है न आराम की। मरा गोवर्धन भी अभी तक नहीं आया। बनाने को तो वे खुद 20 चीज़ें बना सकती हैं, पर सामान तो ठिकाने पे मिले तब ना। और इतनी उठापटक करके बना भी दिया तो भरोसा थोड़ा ही है कि मुन्ना खा ही लेगा। आए दिन तो उसे कुछ ना कुछ होता रहता है। परहेज की लिस्ट दिनों दिन लंबी होती जा रही है। इस पर भी अगर रसोई में ज़्यादा खटर पटर करती हैं तो बहू का मुंह ऐसे फूल जाता है जैसे वे डाका डाल रही हैं। उनकी तो मुसीबत हो गई है, ना इस करवट चैन ना उस करवट आराम। खुशबू का एक झोंका आया और रंजना सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतरी। उनके मन में हमेशा ये कसक बनी रही कि काश एक बेटी होती। सुना था कि बेटियां माँ बाप पर जान छिड़कती हैं, पर इस घर की तो माया ही निराली है। किसी को किसी की परवाह नहीं है। सबकी अपनी दुनिया है, अपने कार्यक्रम हैं। उफ, दादी माँ यहाँ बैठी हैं, मैं पूरा घर छान आई। कुछ काम था बेटे? नहीं, काम क्या होगा, बस यही बताना था कि जा रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है। कुछ देर रुक सकती है। तेरे पापा थके हारे आएंगे, आखिर घर में कोई तो हो जो। आप तो हैं, मैं क्या सदा बैठी रहूँगी। अब ये भार तुम्ही को लेना पड़ेगा। तो मैं ही कौन सा इस घर में ज़िंदगी भर पड़ी रहूँगी। ओह नो दादी माँ, मैं तो आपके जाने से पहले इस घर से फुर्र हो जाऊँगी। आपके बिना तो मैं इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। कहते कहते रंजना ने दादी के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। वे उसे प्यार से थपथपाती रहीं, बालों में हाथ फेरती रहीं। थोड़ी देर रंजना उस दुलार में भीगती रही, फिर एकदम उठकर खड़ी हो गई। अच्छा ग्रैंड माँ, टाटा, जल्दी लौटना। रोज़ रोज़ यही कहना ज़रूरी है। वे मुस्कुराईं और फिर उदास हो आईं। जिसे ये सब कहना चाहिए वही दिन रात घर से गायब रहती है। वो बच्चों को क्या संस्कार देगी। बुढ़ापे में ये भार उन्हें ही ढोना है। ठीक 6:15 बजे शुक्ला जी की गाड़ी गेट में प्रविष्ट हुई। घुटनों पर हाथ देकर वे उठी। उन्होंने हॉल की बत्ती जलाई, पंखा चलाया और रसोई की राह ली। जब तक शुक्ला जी बाथरूम से फ्रेश होकर लौटे तब तक चाय लग चुकी थी। साथ में नमकीन, काजू, दालमोठ और बिस्किट भी थे। गोवर्धन नहीं आया? शुक्ला जी ने पूछा। वे समझ तो गईं कि ये पूछताछ गोवर्धन की मालकिन के लिए हो रही है। फिर भी उन्होंने सहज स्वर में उत्तर दिया, गोवर्धन की बहू को लड़का हुआ है, घर में देखने वाला कोई नहीं है, कह रहा था थोड़ी देर में आएगा। चाय में शक्कर तो ठीक है ना? ठीक है, शुक्ला जी ने कहा। तुम भी लो ना अम्मा, बिल्कुल तुम्हारी पसंद की बनी है। अरे मैं तो 3 बजे ही पी चुकी, उन्होंने कहा, लेकिन अपना चांदी का ग्लास उठा लाई। 3 साल पहले काशी गई थी, तब से उन्होंने कांच और चीनी के बर्तनों का त्याग कर दिया था। बेटे का मन रखने के लिए उन्होंने आधा ग्लास चाय ले ली। पहला घूंट भरते ही आनंद आ गया। ऐसी गाढ़ी मीठी चाय ही तो उन्हें अच्छी लगती है। बस ज़रा पत्ती और पड़ जाती। पर मुन्ना को पता नहीं कैसी लगी होगी। उसे तो आजकल पानी वाली चाय की आदत पड़ गई है। बेटे के साथ फुर्सत में बैठकर मनपसंद चाय पीने का सुख वो मन कर भोगना चाहती थी, पर अभी 2 घूंट मुश्किल से उतार पाई होगी कि हॉल का दरवाज़ा भड़ से खुला।
ये गोवर्धन तो होगा नहीं, इतनी बेअदबी वो नहीं कर सकता। तभी लकड़ी के नक्काशीदार पर्दे के पीछे से सुषमा प्रकट हुई। अपनी इस बहू को वे जब जब देखती हैं तो परेशान हो उठती हैं। दिन पर दिन उसका रूप जैसे निखरता जा रहा है, उसकी उम्र जैसे उल्टी गिनती गिन रही है और उनका बेटा उसी अनुपात में बुढ़ाता जा रहा है। उसका बुझा बुझा चेहरा, उड़े उड़े से बाल और स्थूल होते शरीर को देखती है तो छाती में जैसे जलन सी होने लगती है। अरे आप आ गए, मुझे बहुत देर हो गई क्या? नहीं, मैं ज़रा जल्दी उठ गया था। बहू बगल वाली कुर्सी पर सास की ओर पीट करके बैठ गई और बोली, हमारे यहाँ इलेक्शन था ना, इसीलिए देर हो गई। पता है आज मैं फिर से सेक्रेटरी चुन ली गई। ब्रेवो, मतलब लगातार तीसरी बार? ये तो हैट्रिक हो गई भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्ला जी का आवेग और उत्साह कितना बनावटी था, इसे सिर्फ अम्मा जी ही समझ पाई। सुषमा तो अपने आप में ही मगन थी। फिर तो तुम्हारी वो मिसेस नरूला और मिसेस सान्याल तो जलकर खाक हो गई होंगी। अरे कुछ ना पूछिए, इन लोगों ने मेरे खिलाफ इतनी कन्विंसिंग कर रखी थी, पर उससे क्या होता है, लोग तो काम देखते हैं ना। चाय लोगी? माँ ने बनाई है। शुक्ला जी ने शायद पत्नी को माँ की उपस्थिति का भान कराना चाहा। गोवर्धन, एक कप चाय लाना, सुषमा ने आवाज़ दी। गोवर्धन आया नहीं है, बताया तो था, चाय अम्मा ने बनाई है। आज फिर गोल कर गया, इसके मारे मैं तो तंग आ गई हूँ। वो भुनभुनाते हुए उठी, तब तक अम्मा जी एक प्याला और ले आई। सुषमा ने चुपचाप चाय उड़ेली, एक घूंट भरा और मुंह बिचका दिया। गोवर्धन ऐसी चाय बनाता तो वो उसकी खबर ले डालती, पर सास से कोई क्या कहे। सुषमा कुछ बोली नहीं, पर उसकी भाव भंगिमा से ही वे सब कुछ समझ गई। चाय के उजले रंग का स्पष्टीकरण देते हुए बोली, डिब्बे में पत्ती बस जरा ही सी थी। अलमारी में भी ढूंढा पर पैकेट नहीं मिला। ऐसे ही देर तक उबालती रही पर रंग नहीं चढ़ा। तो पत्ती के हिसाब से ही बनानी थी ना, केतली पर बनाने की क्या ज़रूरत थी? सुषमा ने दबी जबान में सास को उलाहना दिया। फिर ऊंचे स्वर में बोली, ये गोवर्धन आजकल बहुत मक्कार होता जा रहा है। पहले से कुछ बताएगा नहीं, सेमा पर फजीहत कराएगा। सुषमा, शुक्ला जी ने गंभीर स्वर में कहा, गृहस्थी तुम्हारी है, गोवर्धन की नहीं। ये सब तुम्हें ही देखना चाहिए। तो आप क्या ये जताना चाह रहे हैं कि मैं ये सब नहीं देखती हूँ? मेरा मतलब ये नहीं था, बिल्कुल यही मतलब था। मुझे मालूम है मेरा बाहर जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर में पाँव देते ही ताने उलाहने शुरू हो जाते हैं। बाहर इतनी पॉपुलर हूँ मैं, पर घर में मेरी इज्जत 2 कौड़ी की रह गई है। उफ, कितने अच्छे मूड में घर लौटी थी, पर 5 मिनट में ही सब हवा हो गया। मुझे पता है मेरी इतनी सी भी खुशी कि यहाँ किसी से सही नहीं जाती है। सुषमा के शुरू होते ही अम्मा जी उठकर कमरे में चली आई थी, पर अनचाहे ही उसके वाक्य उनके कानों से टकरा रहे थे। शुक्ला जी सौम्य स्वर में समझा रहे थे, यूँ ज़रा सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? जानती हो अम्मा को फिर कितना संकोच हो आता है। उन्हें क्यों संकोच होगा? शुरुआत तो वही करती हैं। देखो, तुम्हें जो कुछ कहना है मुझसे कहो, अम्मा को बीच में न लपेटो, वो तो कभी कुछ कहती भी नहीं है। तो चाय की पत्ती की बात किसने उठाई थी? मैंने, सुषमा ने फुफकारते हुए कहा। वे उतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। पूरे 5 साल काटे हैं मैंने उनके साथ, और मैं ही जानती हूँ कि वे 5 साल मैंने कैसे काटे। जब भी मियाँ बीबी की झड़प होती है, बहू उन 5 सालों का जिक्र ज़रूर करती है। उनका अक्सर मन होता है कि जाकर दोनों के बीच कूद पड़े और बहू से पूछे, ऐसा उन्होंने क्या कह ढाया था? उस समय तो घर में खुद उनकी सास मौजूद थी। उन्हीं की ज़िद के कारण तो मुन्ने के पढ़ते में ही उन्हें शादी करनी पड़ी थी। इंजीनियरिंग का दूसरा ही साल तो था, शादी का कोई इरादा नहीं था, पर दादी को पड़पोता देखने का चाव था। सोने की सीढ़ी चढ़कर स्वर्ग जाने की तमन्ना थी, और उनकी बात उस घर में पत्थर की लकीर थी, उसे टालने का सवाल ही नहीं था। ब्याह कर आई थी जब सुषमा तब कुल जमा 16 साल की थी, 8वीं में पढ़ रही थी। परीक्षा होते ही तुरंत फुरत गौना भी करा लिया गया। 4 साल के भीतर ही घर में 2 नन्हे प्राणी भी आ गए। बहू उन दिनों का जिक्र किसी जेल खाने की तरह करती है, पर सच तो यह है कि उन दिनों उसे आँख की पुतली की तरह सहेजा गया था। पूरे घर का प्यार उस पर, उसके बच्चों पर बरसता था। थोड़ी बंदिशें तो थीं,
पर गांव घर की बहू होने के नाते वे उन पर भी थी। जब तक सास जीवित थी वे खुद हाथ भर का घूंघट निकालती रहीं। और गांव में काम तो लगकर करना ही पड़ता है, कम से कम रसोई पानी के लिए तो घर की बहुओं को ही खटना पड़ता है। जैसे ही मुन्ने की नौकरी लगी, बहू तो ऐसे हुलस उठी जैसे पिंजरे के पंछी को उड़ने का मौका मिल गया हो। उसके साथ बच्चे भी चले गए और घर आंगन एकदम सूना हो गया। शहर जाते ही बहू को पढ़ाई की धुन सवार हुई। बेटे की भी यही इच्छा थी। 4 लोगों के बीच में अनपढ़ बीवी को लेकर उठना बैठना उसे भी अच्छा नहीं लगता था। पहले हाई स्कूल किया, फिर इंटर, फिर बीए। हर साल उसकी परीक्षा के 2-3 महीने पहले से बच्चे गांव आ जाते, घर गुलजार हो जाता। जब बच्चे भी पढ़ने वाले हो गए तो सुषमा की परीक्षा से 2-3 महीने पहले दादी शहर आ जाती। पढ़ लिख कर सुषमा की तो जैसे काया पलट हो गई। वो गुड़िया सी बहू तो अब पहचानने में ही नहीं आती। सुंदर तो खैर वो थी ही, पर अब उसे अपने सौंदर्य को सहेजने का, संवारने का सलीका भी आ गया था। पड़पोते का मुंह देखकर उसकी सास तो बरसों पहले संतुष्ट भाव से स्वर्ग सिधार गई। कुछ साल पहले बाबूजी भी चल बसे, तो अपना सब कुछ समेटकर वे बेटे के पास शहर चली आईं। पर अकेलापन तो यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ता। बेटे की जिम्मेदारियां ओहदे के साथ साथ दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। आधे दिन तो वो दौरे पर रहता था। यहाँ रहता है तो दफ्तर के कामों से घिरा रहता है। बहू का पैर तो घर में टिकता ही नहीं है। बच्चे उनसे हिले हुए हैं, पर कुणाल तो इतनी दूर बेंगलोर में पढ़ रहा है। एक रंजना ही है जिसके दम में घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। जब तक घर में रहती है हंगामा किए रहती है, लेकिन वो घर में रहती ही कितना है। आजकल तो वो दिन भर उसकी सूरत देखने को तरस जाती है। अम्मा जी, मैं निकल रही हूँ, आप दरवाज़ा लगा दें। बहू ने रोज़ की तरह कमरे के बाहर खड़े होकर उन्हें आवाज़ दी। घुटनों पर हाथ देकर वे उठी। धीरे धीरे चलकर बाहर तक आईं तो देखा बहू सोफे पर बैठकर पत्रिका पढ़ रही है। सास को देखकर बोली, मिसेस मित्तल की राह देख रही हूँ, आज वे ही मुझे पिकअप करेंगी। फिर वे सामने वाले सोफे पर बैठ गई। हिम्मत जुटाकर बोली, तुमसे एक बात कहनी थी। सुषमा के चेहरे पर कई रंग आए और गए, पर सास का लिहाज करके नम्र स्वर में बोली, कहिए। आजकल रंजना बहुत देर से लौटती है और जब भी आती है उसके साथ एक लड़का होता है। कौन है? क्या पता कौन है। वो घर में कहाँ आता है, बस बाहर से ही छोड़कर चला जाता है। उसके पापा से कहिए ना। उसके पीछे दफ्तर की 100 परेशानियां रहती हैं। घर की कथा उसे कब सुनाऊं? वैसे भी लड़की की बात है, उसे तो माँ ही। तभी फ़ोन की घंटी बजी और उनकी बात अधूरी रह गई। बहू ने लपक कर चोगा उठाया। जी हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आपको फाटक पर ही मिलूँगी, उसने मिश्री घुले स्वर में कहा। फिर फ़ोन रखते हुए बोली, चलती हूँ अम्मा जी। दूसरों की गाड़ी में लिफ्ट लेनी होती है ना, तो उनके 100 नखरे भी सहने पड़ते हैं। वो एकदम उठ खड़ी हुई। अम्मा जी चुपचाप उसे देखती ही रह गई। बरामदा पार कर सीढ़ियाँ भी उतर गई। फिर पता नहीं क्या सोचकर पलटी और बोली, अम्मा जी आप इतनी चिंता मत कीजिए। आजकल ये आम बात हो गई है। लड़के लड़कियाँ साथ पढ़ते हैं तो एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। और वे कुछ जवाब देती इससे पहले ही वो गेट तक पहुंच गई थी। मिनट भर में ही एक लाल मारुति गेट पर आकर रुकी और सुषमा उसमें बैठकर अंतर्ध्यान हो गई। दरवाजे से लगी वो देर तक सोचती रही, सुषमा इतनी बेफिक्र कैसे है, जबकि लड़की की माँ को तो कितनी चौकस होना चाहिए। उल्टे मुझे समझा रही है कि चिंता मत कीजिए। माना कि ज़िंदगी उनकी देहात में बीती है, पर इतना तो वे भी समझती हैं कि अब ज़माना बदल गया है। लड़के लड़कियां अब आपस में खुलकर मिलते हैं, पहले किसी हिचक नहीं रही। ये लड़का भी अगर रंजना के और सहपाठियों की तरह घर में आता, चुहलबाजी करता, चाय नाश्ते की फरमाइश करता, तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। उसका घर से दूर दूर रहना ही सारे मामले को रहस्यमय बनाए दे रहा है। अनपढ़ है तो क्या हुआ, उनकी आंखों ने दुनिया देख रखी है। किसी भी गलत बात को वे तुरंत पकड़ लेती हैं। आज वे रंजना के लिए परेशान हैं, एक बार सुषमा के लिए भी परेशान हुई थी।
उन दिनों सुषमा बीए की परीक्षा दे रही थी। सभी विषयों के अलग अलग मास्टर रखे हुए थे। अम्मा जी परीक्षा के 2 महीने पहले ही आ गई थी ताकि बच्चों की देखभाल कर सकें और सुषमा निश्चिंत होकर पढ़ सके। उन दिनों अंग्रेजी पढ़ाने के लिए 24-25 साल का दुबला पतला सांवला सा लड़का आता था। ट्यूशन उसकी मजबूरी रही होगी, क्योंकि उसके कपड़ों से, चेहरे से साफ जाहिर होता था कि उसके घर की स्थिति अच्छी नहीं है। एक दिन किसी ज़रूर टेलीफोन का संदेश देने के लिए वे कमरे में गई तो दरवाजे पर खड़ी ही रह गई। आश्चर्य से उनकी आंखें खुली ही रह गईं। सुषमा कॉपी पे झुककर कुछ लिख रही थी और वो लड़का एकटक उसे देखे जा रहा था। लगता था जैसे आंखों ही आंखों में उसके रूप को पी जाएगा। उसके बाद तो उनके दिल में जैसे हौल बैठ गई। वे इस ट्यूशन की खास चौकसी करने लगी। किसी न किसी बहाने आसपास ही मंडराती रहती। कभी कभी तो बच्चों को नौकर के भरोसे छोड़कर चाय नाश्ता भी खुद ही दे आती। उन्हें जैसे डर बैठ गया था कि ज़रा सी गफलत हुई नहीं कि कोई उनकी बहू को उड़ा ले जाएगा। उनकी घबराहट अकारण भी नहीं थी। वे अनुभव करने लगी थी कि इस ट्यूशन के लिए बहुरानी ज़्यादा व्यग्र रहती है। जिस दिन अंग्रेज़ी वाले सर का टर्न होता वो साज श्रृंगार पर ज़्यादा ध्यान देती। उस दिन नाश्ता भी ख़ास बनता। बहू के कान गेट पर और नज़र घड़ी पे लगी रहती। 4 से 4:15 होने पर भी उसे घबराहट होने लगती। इतनी बेसब्री से तो उसने कभी पति की भी प्रतीक्षा नहीं की होगी। बात ऐसी थी कि वे किसी से कह भी नहीं सकती थी। बेटे से कहने का तो सवाल ही नहीं था। कई बार सोचती ये उनका भ्रम ही हो, फिर भगवान से मनाती कि ये उनका भ्रम ही निकले। भगवान ने उनकी प्रार्थना थोड़े अलग ढंग से सुन ली थी। मास्टर जी को किसी बैंक में नौकरी मिल गई और वे सबसे राम राम करके चले गए। अम्मा जी ने चैन की सांस ली। बीए में 3rd डिवीज़न आई तो सुषमा ने भी पढ़ाई से छुट्टी पा ली। डिग्री तो मिल ही गई थी। अफसर बिरादरी में उठने बैठने काबिल तो वो हो ही गई थी। पापा कल आप घर पर ही रहेंगे ना? रंजना ने टीवी की आवाज़ धीमी करते हुए पूछा। कल? लेट मी थिंक, संडे है ना? हाँ, सुबह तो घर पर ही हूँ। शाम को ज़रूरी मंत्री जी के यहाँ जाना है। एक असेंबली क्वेश्चन डिस्कस करना है। तो ठीक है, मैं सुबह सुनील को ले आती हूँ। 10 बजे ठीक रहेगा ना? ये सुनील कौन है और वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? सुनील मतलब सुनील रायजादा मेरा क्लासमेट है, टॉपर है, हमारी क्लास का है और वो आपसे मिलना नहीं चाहता, बल्कि मैं उसे आपसे मिलवाना चाहती हूँ। क्यों? एक क्षण रंजना चुप रही, फिर जैसे सारा साहस बटोर कर बोली, इसलिए कि वो सिर्फ मेरा क्लासमेट नहीं है और भी बहुत कुछ है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप एक नज़र उसे देख लें। तो कल सुबह 10 बजे ओके? और टीवी की आवाज़ को पूर्ववत करके रंजना अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही कमरे में एक हताश सा मौन छा गया। इतना अच्छा सीरियल आ रहा था पर इस लड़की ने सब गुड़-गोबर कर दिया। सुषमा ने तैश में आकर टीवी बंद किया और पति से मुखातिब होकर बोली, कौन है ये सुनील और उसे वो घर पर ही क्यों लाना चाहती है? कौन है ये तो तुमने सुन ही लिया है, और उसे घर क्यों बुलाया जा रहा है इसका अंदाज़ा तुम खुद कर सकती हो। वैसे उसका इशारा काफ़ी स्पष्ट था, अनुमान की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहू, अम्मा जी अपनी आराम कुर्सी पर तनिक उठकर बैठ गई और बोली, मेरे ख्याल से ये वही लड़का है। कौन सा? एक बार तुम्हें बताया नहीं था? अच्छा, मैं तो सोच रही थी कोई क्लास फेलो होगा, साथ चला आता होगा। ये थोड़ा ही पता था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि इनके इतनी जल्दी पर निकल आएंगे। अभी धरती में निकले देर नहीं हुई और तुम्हें पता होना चाहिए था, आखिर माँ हो उसकी, इतनी खोज खबर तो रख ही सकती हो। आप भी तो उसके बाप हैं, आपका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है। ये तो हुआ नहीं कि कसकर डांट लगा देते, बस बुत बनकर बैठे रहे। साफ मना करते नहीं बनता था। किस बात के लिए मना करता? उसने मुझसे कुछ पूछा भी था? सिर्फ मिलने का समय मांगा था। कहो तो उससे मुकर जाऊँ, सुबह किसी मीटिंग के बहाने ऑफिस निकल जाऊँगा, पर उससे कोई फ़र्क थोड़ा ही पड़ेगा। आपके किए तो कुछ नहीं होगा, तो तुम ही कुछ जौहर दिखा दो। अम्मा जी समझ गई कि अब पति पत्नी में जमकर ठनने वाली है। बिटिया का गुस्सा दोनों एक दूसरे पर उतारेंगे। ऐसे में उन्हें वहाँ बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नींद का बहाना करके वे धीरे से उठाईं।
पर शुक्ला जी इतने भरे हुए थे कि माँ के जाने तक भी उन्हें सब्र नहीं हुआ। वे बोले, एक बात अच्छी तरह समझ लो सुषमा, ये सब तुम्हारा ही किया कराया आगे आ रहा है। मेरा? हाँ, जब देखो तब उसे रूप रंग को लेकर कोसती रहती थी। कितनी बार समझाया कि ये ठीक नहीं है, इससे उसके मन में हीन भावना बैठ जाएगी। अब वही हुआ ना। वो मन ही मन कॉम्प्लेक्स से इतनी ग्रस्त हो गई कि जो भी पहला हाथ आगे बढ़ा उसने थाम लिया। हाँ हाँ, इस घर में तो जो भी गलत सलत हुआ मेरी ही वजह से हुआ है। धीरे धीरे डग भरते हुए अम्मा जी अपने कमरे में पहुंच गई थी। सुषमा की सिसकियां उनका कमरे तक पीछा करती रहीं। कमरे में पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा ठेल दिया और बिस्तर पर लुढ़क गई। बिस्तर पर लेट तो गई, पर आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। बेटे के शब्द कानों में अब भी गूंज रहे थे। गुस्से में ही कही, आज उसने एक खरी बात कही थी। वे खुद बहू को बार बार टोकना चाहती थी, पर हिम्मत ही न पड़े। उसके बस में तो इतना ही था कि रोती सुबकती हुई रंजना को छाती में छुपा ले और दिलासा दे। ये सच है कि रंजना माँ जैसी गोरी चिट्टी नहीं है, पर तवे जैसे काली भी नहीं है। नैन नक्श तो उसके कितने तीखे हैं, पर बहू को वो कभी सुंदर लगती ही नहीं है। हमेशा कहती है, मेरी कोख से ये कुब्जा महारानी कहाँ से पैदा हो गई। उसकी सहेलियाँ भी उसके सर में सर मिलाती हैं। मिसेस शुक्ला, ये रंजना तो कहीं से आपकी बेटी लगती ही नहीं। सच, भगवान ने बड़ी गलती कर दी। इसे बेटा बना देते। कुणाल अगर बेटी बनकर पैदा होता तो कितना सुंदर लगता। कुणाल माँ की तरह गोरा है, शायद इसीलिए माँ का लाडला भी है। रंजना तो हमेशा से ही माँ के प्यार के लिए तरसती ही रह गई। ऐसे अवसर एक नहीं अनेक आए हैं जब वो माँ की निर्मम झिड़की खाकर आहत हुई है। तब दादी को ही उसका हौसला बढ़ाना पड़ा है। शायद इसीलिए दादी और पोती के बीच अटूट रिश्ता कायम हो गया है। उन्हें एक घटना याद आई। शायद स्कूल में कोई जलसा था। एक पौराणिक नाटक में रंजना राजा की भूमिका कर रही थी। उसमें पीताम्बर की तरह पहनने के लिए उसने माँ से एक जरी की साड़ी मांगी थी। सुषमा तो एकदम तुनक गई। जरी की साड़ियाँ क्या होगा, तुम्हें कोई रानी महारानी का पाठ तो मिलने से रहा। रंजना चुप हो गई। उसने फिर माँ को अपनी भूमिका के विषय में कुछ भी नहीं बताया। माँ का वैसे भी इन फालतू बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसकी राजदार तो दादी ही थी। उन्हीं के सामने वो रोज़ रिहर्सल करती थी। उसके स्कूल की एक एक बात का ब्यौरा दादी के पास था। मम्मी को तो ये सब सुनाने की इच्छा भी नहीं होती थी। मम्मी से टका से जवाब पाने के बाद तो बस दादी का ही आसरा था। अपनी लाडली पोती के लिए रंजना ने अपना खजाना खोला। अपनी लाडली पोती के लिए दादी ने अपना खजाना खोला। असली जरी की साड़ियाँ और रेशमी दुपट्टों को अर्जेंट में देकर ड्राईक्लीन कराया। अपनी असली मोतियों की सतलड़ी और बाजूबंद भी उन्होंने बेझिझक होकर रंजना को सौंप दिए। ये सब तो वे उसी के लिए सहेजे हुए थी। उस दिन स्टेज पर जिसने रंजना को देखा देखता ही रह गया। इतनी भव्य और आकर्षक लग रही थी, खुशी के मारे दादी के तो आंसू ही निकल आए। घर आते ही उन्होंने बिटिया की नज़र उतारी थी, पर बहू की वही मुर्गे की एक टांग। इसलिए तो मेरी सहेलियाँ कहती हैं ना कि इसे तो बेटा बनकर पैदा होना था। एक हादसा और याद आ रहा है। तब उसने कॉलेज जाना नया नया शुरू किया था। स्कूल में तो वो हमेशा अव्वल आती थी। इस बार बोर्ड की परीक्षा थी। उसके पापा ने वादा किया था कि अगर पहले 25 बच्चों में उसका नाम होगा तो वे उसे गाड़ी ले देंगे। बेटी ने बाप का अरमान पूरा किया और बाप ने वादा निभाया। कॉलेज जाते हुए उसे मुश्किल से अब 3-4 दिन ही हुए होंगे। एक दिन लौटी तो दादी देखकर सकते में आ गई। कपड़े और बाल धूल में सने हुए थे और कोहनी और हथेलियाँ छिल गई थी और पैर में भी हल्की सी मोच आ गई थी। उन्होंने बहू को तुरंत ही गर्म दूध और हल्दी लाने का आदेश दिया। फिर बिटिया के मुंह हाथ धुलवाए और पास बिठाकर हालचाल पूछने लगी। रंजना ने सुबकते हुए बताया कि वो कॉलेज से लौट रही थी तो 3-4 लड़कों ने उसे घेर लिया। वे 2 गाड़ियों में सवार थे और उसके दाएं बाएं आगे पीछे चक्कर काटने लगे। उनसे बचने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ी। उसके गिरते ही वे लोग हो करके हंसते हुए भाग गए।
दरअसल रंजना को मामूली सी ही खरोंचे ही आई थी, पर अपमान की चोट ज़्यादा गहरी थी। इस बीच सड़क पर गिरना और उन लोगों का हंसना उसे तिलमिला गया था। उसे तो दूसरे दिन कॉलेज जाने में भी शर्म आ रही थी। पर रंजना क्या जानती थी कि इससे भी बड़ा अपमान तो उसे अभी घर में ही सहना है। अभी वो दादी को अपनी दास्तान सुना ही रही थी कि दूध का गिलास दन्न से मेज़ पर रखते हुए सुषमा बोली, गाड़ी चलाने का इतना ही शौक है तो पहले से ढंग से सीख तो लेती। बेकार ही दूसरों पर तोहमत लगा रही हो। इसे भला कोई क्यों छेड़ेगा? किसी का दिमाग खराब हुआ है? क्षण भर को रंजना भी अपना रोना भूल गई। अम्मा जी तमक कर बोली, बहू तुम माँ हो कि? गुस्से के मारे उनके मुंह से पूरी बात भी नहीं निकली। डायन हूँ, यही कहना चाहती है ना? अच्छा है, बच्चों के सामने इसी तरह मेरा अपमान करते रहिए, तभी तो ये लोग मुझे किसी गिनती में नहीं लाते हैं। रंजना चुपचाप उठकर अपने कमरे में चली गई। अम्मा जी ने बुझे स्वर में कहा, मेरा मतलब यह नहीं था बेटी, तुमने तो बात का बतंगड़ बना दिया। देख तो रही हो कि लड़की कितनी डरी हुई है। तुम्हें चाहिए था कि पास बिठाकर उसे पुचकारती, हौसला बढ़ाती, पर तुम तो जाने कहाँ की बात ले बैठी। एक बात ध्यान रखो बहू कि लड़के तो लड़कियों को छेड़ते ही हैं, उसके लिए अप्सरा होना ज़रूरी नहीं है, और अपनी उम्र में तो हर लड़की अच्छी ही लगती है। उस रात रंजना बहुत रोई, बार बार पूछ रही थी, दादी क्या मैं सचमुच इतनी बदसूरत हूँ? अपनी शक्ल सूरत को लेकर माँ की टिप्पणियाँ तो वो बचपन से ही सुनती आई थी, पर इस बार चोट ज़्यादा गहरी थी। ये शायद उम्र का असर था। दादी उसे बार बार दिलासा दे रही थी कि रंग ज़रा दबा हुआ है तो क्या हुआ, उसके नैन नक्श तो हज़ारों में एक हैं। तो फिर मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? तुम उनसे ही गोरी चिट्टी नहीं हो ना, इसलिए। हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी उस जैसी हो, पर तुम तो अपने पापा जैसी हो। जानती हो, पितृमुखी कन्या बड़ी भाग्यवान होती है। देखना तुम एक दिन कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी, तब दादी की बात याद आएगी। बेशक यह बात उन्होंने रंजना को दिलासा देने के लिए कही थी, पर वो एकदम गलत भी नहीं थी। रंजना सिर्फ पितृमुखी ही नहीं थी, उसने विद्या और बुद्धि भी अपने पिता की ही पाई थी। चाहती तो बड़ी आसानी से इंजीनियरिंग में दाखिला पा लेती, पर उसका इस ओर रुझान ही नहीं था। कहती थी ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर होशियार बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने, मैं तो कलेक्टर बनूंगी। तब देखना दादी, ये भैया लोग मेरे सामने हाथ बांधे खड़े रहेंगे। पिछले दिनों उसने कोई परीक्षा भी पास की थी। तब शुक्ला जी ने माँ को बताया था कि कलेक्ट्री की पहली परीक्षा है, दूसरी परीक्षा में अच्छा नंबरों से निकल जाएगी तो कलेक्टर बन जाएगी। और किसी की हो ना हो, दादी को पूरा विश्वास है कि रंजना का सपना पूरा होगा। उसमें उतनी काबिलियत है। मुश्किल तो कुणाल के साथ है। उसे इंजीनियर बनाने के लिए आमों का बगीचा और 2 खेत बेचने पड़े हैं, तब जाकर बंगलौर में दाखिला हुआ है। पुरखों की जायदाद बेचने के लिए मुन्ना ज़रा भी तैयार नहीं था, पर माँ बेटे की जिद के आगे हार गया। फिर भी अम्मा के आगे मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ती थी, पर घर का वातावरण और बेटे की परेशानी देखकर उन्होंने ही आगे बढ़कर स्वीकृति दे दी। वैसे भी उन्हें कौन सा छाती पर लाद कर ले जाना था, रखना भी था तो इन्हीं लोगों के लिए, इसीलिए इन्हीं लोगों के लिए बेच भी दिया। वे तो अब सारे जंजालों से मुक्त हो गई हैं, बस थोड़ा सा मोह है तो रंजना की शादी देखने का। ठीक 9:30 बजे रंजना की गाड़ी गेट के बाहर चली गई तो शुक्ला जी भीतर आए। गोवर्धन का संडे ऑफ था, इसलिए सुषमा किचन में ही थी। किचन के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने आवाज़ दी, श्रीमती जी आप अभी तक रसोई में ही हैं, तैयार नहीं होंगी? जाना कहाँ है? अरे इतनी जल्दी भूल गई, 10 बजे आपके भाभी जामाता पधार रहे हैं ना। तो आपने उसे भाभी जामाता मान भी लिया? जो कुछ भी मानना है वो तुम्हारी बिटिया मान चुकी है, हमें तो बस या तो स्वीकृति देनी है या अपनी असहमति जतानी है। आप तो ऐसे तैयार हो गए हैं जैसे बारात की अगवानी करने जा रहे हैं। घर आए मेहमान का स्वागत तो करना ही पड़ता है। इसी को तो कहते हैं ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। ठीक ऐसा भी नहीं है भगवान, उसने मुझसे पूछकर समय लिया है, उसी समय मना कर देता तो ठीक था, पर यह सब इतना अचानक हुआ कि मैं अचकचा गया। यूँ तो उसने अब भी जाने से पहले मुझसे पूछ लिया था,
पर एक बार हाँ करने के बाद मुकरना अच्छा नहीं लगा। फिर एक नज़र देख लेने में क्या बुराई है, पता तो चले अपनी बिटिया की पसंद कैसी है। उस बित्ते भर की लड़की की पसंद क्या और नापसंद क्या, ज़रा कसकर डांट लगाइए, राह पर आ जाएगी। माय डियर लेडी, आप कैसी माँ हैं? क्या आपको अपनी बेटी की जन्म तिथि भी याद नहीं है? जानती है पिछले अगस्त में वो 21 पूरे कर चुकी है। तो 21 की हो भी गई तो क्या बड़ी बुजुर्ग बन गई? जानते हैं 21 साल की लड़कियां आजकल स्कर्ट ब्लाउज पहनती हैं। क्या पता, मैं तो 21 साल की उम्र में रंजना का बाप बन गया था। तो अब 42 साल की उम्र में ससुर बन जाइए। भगवान ने चाहा तो अगले साल नाना भी बन जाएंगे। यह तो सृष्टि का क्रम है सुषमा, मेरे रोके से रुकेगा थोड़े ही। अम्मा कहाँ हैं? एक नज़र वे भी देख लेंगी। अम्मा जी पिछले बरामदे में बैठी माला जप रही थी, पर कान सब भीतर कोहे हुए थे। बेटे की आवाज़ सुनते ही बोली, मैं यहाँ हूँ मुन्ना, क्या बात है? वो लड़का आ रहा है, तुम भी देख लेना। अरे, उन्हें देखने सुनने की क्या ज़रूरत है? उन्हें तो राई रत्ती पता होगा। बिटिया हर बात दादी के आगे ही तो उगलती है। कसम ले लो बहू, जो मुझे इस बारे में ज़रा भी पता हो। मैंने तो जो भी सुना है कल पहली बार सुना है। थोड़ा हैरत भी हुई, पर रंजना ने ठीक ही किया। यह बात पहले बाप से ही कहनी चाहिए थी। दुनिया जहान की लड़कियां तो ऐसी बातें पहले माँ से कहती हैं, पर इसका तो सारा ढंग ही उल्टा है। उनका मन हुआ कि कह दे, दुनिया जहान की माताएं अपनी बेटियों पर जान छिड़कती हैं, तुम्हारी तरह हमेशा दोहराती नहीं हैं। तभी 2 गाड़ियां गेट के अंदर प्रविष्ट हुईं और बात वहीं रह गई। शुक्ला जी बाहर चले गए, पीछे पीछे सुषमा भी। वे ओट में खड़ी हो गई। रंजना के साथ जो लड़का सीढ़ियाँ चढ़ रहा था उसे उनकी बूढ़ी आंखों ने कई बार दूर से और शाम के झटपुटे में देखा था, इसीलिए वे कभी अनुमान ना कर सकी कि वो इतना सुंदर होगा। उजला रंग, बड़ी बड़ी आँखें, काले घुघराले बाल, 6 फुटा कद, भरी पूरी देह यष्टि। लड़की इसे दिल दे बैठी है तो कोई आश्चर्य नहीं, पर वो क्या देखकर रिझा होगा, उन्होंने सोचा और अपनी जबान काट ली। ये क्या हो गया है उन्हें? वे तो ठीक बहू की तरह ही सोचने लगी हैं। दादी, सुनील तुम्हें कैसा लगा? रात को दादी की गोद में मुंह छुपाते हुए रंजना ने पूछा। उत्तर में दादी ने वही प्रश्न पूछ लिया जो कल से उनके मन में कुलबुला रहा था। सुन, ये रायज़ादा लोग कौन होते हैं? कौन मतलब ब्राह्मण हैं कि बनिया कायस्थ हैं कि ठाकुर, पता तो चले। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वाह, पड़ता कैसे नहीं है? शादी ब्याह में तो जात बिरादरी देखनी ही पड़ती है। रंजना थोड़ी देर चुप रही, फिर कातर स्वर में बोली, दादी, इस लड़ाई में तुम्हें मेरा साथ देना है। अगर तुम भी जात बिरादरी के पचड़े में पड़ जाओगी तो मुसीबत होगी। लड़ाई कैसी? ये शादी ब्याह का मामला है, कोई दंगल थोड़े ही है। एक तरह से दंगल ही तो है। सुबह देखती मम्मी पापा सुनील पर कैसे पिल पड़े थे। मम्मी ने उसकी 7 पुश्तों का हिसाब मांग लिया था, और पापा तो जिरह में वकीलों को भी मात दे रहे थे, बेचारा सुनील। देखो बेटे, कोई औचक ही बेटी थोड़े ही ब्याह देता है, पूछताछ तो करनी ही पड़ती है। सारी बातें तुम ही खुलकर पापा को बता देती तो पूछताछ की ज़रूरत ही क्या थी। पर तुम बस एक ढेला मारकर चल दी, फिर तुम्हारा पापा बेचारा क्या करता? पर पूछने का भी एक ढंग होता है दादी। उन्हें इस बात पर एकदम हंसी आ गई, पर रंजना का आवेश देखकर वे उसे दबा गई। फिर संयत स्वर में बोली, एक बात पूछूं बिटिया? ये एकाएक तुम्हें क्या सूझा जो ये बात ले बैठी? कोई आज ही तुम्हारी डोली तो नहीं उठ रही थी जो तुमने ये किस्सा छेड़ दिया है? ऐसी हड़बड़ी क्या थी? परीक्षा तो हो जाने देती, फिर आराम से बात कर लेती। अभी दिमाग ख़राब करने से क्या फ़ायदा? मैंने भी यही सोचा था, पर पता नहीं क्यों दिमाग मेरा अभी से ही ख़राब हुआ जा रहा है। पिछले 8-10 दिनों से मैं एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाई हूँ। जब भी पढ़ने बैठती हूँ अजीब अजीब ख्याल आते हैं। रात को सोती हूँ तो बुरे बुरे सपने आते हैं। इसीलिए सोचा एक बार हिम्मत करके आप लोगों को बता ही दूँ, कुछ तो टेंशन कम हो। इसका मतलब तो ये हुआ कि फ़ैसला अगर तुम्हारे हक में ना हुआ तो तुम्हारी पढ़ाई चौपट हो जाएगी। फैसला तो मैंने कर ही लिया है दादी, रंजना ने दृढ़ स्वर में कहा, पर जब तक आप लोगों को बताया नहीं था मन पर एक बोझ था। अब आप लोग नाराज़ हों तो आपकी मर्ज़ी।
मैंने कोई काम छिपकर नहीं करना चाहा, इसीलिए बता दिया। मतलब तुमने अपना मन का बोझ तो उतार दिया है, अब हम लोग उस बोझ को ढोते फिरे, यही ना? ईमानदारी की बात तो यह है दादी कि मैंने आप लोगों का भी, खासकर पापा का भी बोझ उतार दिया है। अगर मैंने अपना फैसला खुद ना कर लिया होता तो जानती हैं क्या होता? पापा मेरे लिए जूते चटकाते फिरते, 10 जगह मेरा प्रदर्शन होता और उन पर 10 जगहों से मेरे लिए ना आती। कहीं बात पक्की होने तक मेरा तो जो भी हाल होता, पर पापा भी तब तक राखी हो जाते। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिटिया, शादी तो संयोग की बात है। अपने ग्रह अच्छे हों तो पहली जगह ही बात पक्की हो जाती है। मेरे ग्रह उतने अच्छे नहीं हैं दादी, क्योंकि मैं जानती हूँ पापा मेरा रिश्ता अच्छी से अच्छी जगह करना चाहेंगे। जिस स्टैंडर्ड का दूल्हा वे ढूंढेंगे वो अपने लिए अपूर्व सुंदरी की कामना करेगा। कन्या अगर सुंदर ना हो तो मुआवजे के तौर पर वो बोरी भर रुपए की डिमांड करेगा। मैं जानती हूँ कि मैं अपूर्व तो क्या साधारण सुंदरी भी नहीं हूँ, पर अपने रूप के एवज में रुपयों से तुलने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। इसीलिए आप सबको शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने अपने साथ साथ पापा को भी इस यातना चक्र से उबार लिया है। अच्छा दादी माँ, अब सोऊंगी, गुड नाइट। रंजना तो गुड नाइट कहकर सोने चली गई। अपने मन का बोझ हल्का कर गई तो शायद ठीक से सोई भी होगी, पर उन्हें रात भर नींद नहीं आई। रंजना की बातें मन को मथती रहीं। बुढ़ापे का यही तो दोष है, हर बात मन को लग जाती है और उसी सोच में मन बिसूरता रहता है। वैसे रंजना ठीक ही कह रही थी। जब से ये देखने दिखाने का रिवाज चल पड़ा है, लड़कियों की तो शामत ही आ गई है। पहले लोग घराना देखते थे, कुल गोत्र देखते थे, भले घर की लड़कियों को देखने की कोई मांग नहीं करता था, और एक बार देखने के बाद तो मना करने का सवाल ही नहीं उठता था। अब तो सब उल्टा हो गया है। लोग लड़की ज़रूर देखेंगे, लड़की देखना भी एक तरह का समारोह हो गया है। लड़के वाले पूरा कुनबा लेकर आते हैं और लड़की वाले उनके स्वागत में बिछ जाते हैं। कभी कभी तो एक बार देखकर संतोष नहीं होता, 2-4 बार देखेंगे, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे और फिर कोई मीन मेख निकाल कर टका सा जवाब दे देंगे। एक शादी का खर्च तो इस देखने दिखाने में ही खर्च हो जाता है, तो फिर ऐसे में देखने का क्या, सिर्फ रूप ही तो है। रूप का अर्थ भी अब सिर्फ रंग रह गया है। गुणों की तो कोई कदर ही नहीं रह गई है। विद्या बुद्धि की कोई परख ही नहीं होती, सब गोरी चमड़ी पर ही रीझते हैं। रंजना जैसी लड़की इस नुमाइश में कब तक खड़ी रह सकती है? उन्हें याद आया, त्रिपाठी जी की कुमुद कॉलेज में पढ़ाती थी। इतना अच्छा गाती थी, पर शादी के लिए पूरे 35 वर्ष प्रतीक्षा करनी पड़ी। इस पर भी कुंवारा वर तो जुटा ही नहीं, 3 बच्चों के बाप के साथ भांवरे लेनी पड़ी। सोलंकी जी की श्यामा के लिए भी घरवाले कितना परेशान हो गए। फोटो तो हर कोई पसंद कर लेता था, पर सामने पड़ते ही सबके मुंह सिकुड़ जाते। हार कर उन लोगों ने दहेज की रकम में एकदम 50,000 की बढ़ोतरी कर दी और बरेली वालों की ना हाँ में बदल गई। रंजना कितना बौखलाई थी उस दिन। बोली पता नहीं श्यामा दीदी की ऐसी क्या मजबूरी थी। अपने आत्मसम्मान को ताक पर रखकर यदि शादी करनी पड़े तो मैं तो कभी ना करूं। लाल साहब की प्रमिला को एक जगह तो पसंद कर लिया था, पर वे लोग तारीख ही नहीं दे रहे थे। 8 महीने तक उन्हें हिलगाए रखा। इस बीच दूसरी लड़कियां देखते रहे, पर शायद प्रमिला से अच्छी लड़की उनके भाग्य में नहीं थी। हार कर फिर खुद ही लाल साहब के यहाँ संदेशा भिजवाया गया। वे लोग तो जैसे तैयार ही बैठे थे, फौरन भागे भागे गए और शगुन दे आए। उस बार रंजना भी बहुत बिगड़ी थी। बोली कम से कम एक बार तो प्रमिला जिज्जी मना कर देती, ज़रा वे लोग भी तो अपना अपमान का स्वाद चखते। पर ऐसा कहाँ होता है। लड़की के माँ बाप को तो उसे विदा करने की जल्दी पड़ी होती है। लड़कियां भी देखने दिखाने के चक्कर में इतनी ऊब जाती हैं कि कहीं से भी हाँ आते ही अपने आप को धन्य समझती हैं। मान अपमान का होश ही नहीं रहता। मल्होत्रा साहब की बीना का भी तो यही किस्सा है। जब तक बैंक में नौकरी नहीं लगी थी, रिश्ते टूटते रहे। जैसे ही ऑर्डर आया, पहली जगह से ही स्वीकृति आ गई। माँ बाप तो सिर्फ उसके पहले वेतन का आनंद उठा पाए, उसके बाद तो सगाई ही हो गई। रंजना ठीक ही कहती है, लड़का ढूंढने निकलेंगे तो सिवाय अपमान के कुछ हाथ नहीं आएगा। इससे तो जो उसने खुद ढूंढ लिया है वही ठीक है।
बस जात को जात का ना हो, और क्या पता ये लड़का भी उसके बाप की नौकरी पर ही रीझा हो, लाख होशियार सही, पर रंजना है तो बच्ची ही। वे मन ही मन व्याकुल हो उठी। बहुत दिनों बाद उनके शांत एक रस जीवन में एक छोटा सा तूफान आया था और वे बेचैन हो गई थी। वे रंजना को अपने अंतर मन से प्यार करती थी, इसीलिए उसका ज़रा सा भी अहित उनके लिए असहनीय था। वे अपनी चिंता औरों के साथ बांटना चाहती थी, पर रंजना के माँ बाप तो जैसे मुंह में दही जमा कर बैठ गए थे। शुक्ला जी तो हमेशा से गंभीर थे, अपने काम से काम रखते थे, पर सुषमा को तो हर ऐसी वैसी बात में रस था। पूरी कॉलोनी की खोज खबर रखती थी। फिर पता नहीं बेटी में ही वो ऐसी बेरुखी क्यों दिखा रही थी। आखिर उनसे नहीं रहा गया। मौका देखकर एक दिन उन्होंने बात छेड़ ही दी। वो उस दिन रंजना के साथ लड़का आया था, कैसा लगा? बेटे से पहले बहू ने ही तुनक का जवाब दिया। आपने भी तो देखा था? हाँ देखा तो था, मुझे तो अच्छा लगा। मतलब देखने में तो सुंदर ही था। सुंदरता को क्या चाटना है? लड़कों की तो सूरत नहीं सीरत देखी जाती है। सीरत भी सुना है अच्छी है, रंजना बता रही थी। पढ़ने में बहुत होशियार है। होगा, मगर अभी तो ठनठन गोपाल है। मतलब ये कि घर का बहुत अमीर नहीं है। शुक्ला जी ने इतनी देर बाद मुंह खोला। बाप हेड क्लर्क है, बड़ा भाई स्कूल में लेक्चरर है, बड़ी बहन अविवाहित है, नौकरी करके इसकी पढ़ाई का खर्च जुटा रही है। छोटी बहन भी ब्याहने लायक हो गई है। तो समझ लीजिए कि 3 कमरों में 13 लोग रहते हैं। ऐसे घर में आपकी लाडली बसर कर लेगी? बहू ने टहोका दिया। अगर ये घर उसने अपनी मर्जी से चुना है तो ज़रूर कर लेगी। नमस्कार। तो ये थी आज की कहानी, मुक्ति पर्व का पहला भाग। तो अब अगले भाग की प्रतीक्षा करिएगा। अब मैं ये कहानी यहीं पर समाप्त करती हूँ।